हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने वैश्वीकरण को समझा था और वैश्वीकरण का किस तरह से हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है इसको भी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने इसको देख लिया था। अब कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि वैश्वीकरण और हिंदी संस्कृति, वैश्वीकरण और संस्कृति और वैश्वीकरण और साहित्य। मतलब किस तरह से संस्कृति के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है और साहित्य के ऊपर किस तरह से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो मेन टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि वैश्वीकरण और संस्कृति के बीच कैसा संबंध रहा है, या भारत में हम बात करें स्पेशली तो संस्कृति को लेकर या संस्कृति के ऊपर वैश्वीकरण का यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा है। तो इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखो, 4-5 लाइन में भी डायरेक्ट बताया जा सकता है कि ये प्रभाव रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एकेडमिक्स के तहत पढ़ना है, मतलब कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो आप, तो थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय तथा पाश्चात्य अनेक विद्वानों ने समय समय पर संस्कृति को परिभाषित करने, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने और उसके स्वरूप को निर्देशित करने का प्रयास किए हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार हमारे रहन सहन के पीछे जो हमारी मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत करना, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वही संस्कृति है। अब यहाँ बात को समझिए। देखो, पाश्चात्य मतलब होता है जो यूरोपीय हैं, जो अमेरिका के विद्वान हैं, उन्हें हम पाश्चात्य कहते हैं। अब भारतीय और जो यूरोपीय और जो अमेरिका के जो विद्वान हैं, उन सभी ने कई बार प्रयास किया है संस्कृति को परिभाषित करने का, या उन कई भारतीय विद्वानों और कई पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा संस्कृति के अर्थ को समझाया गया है। अगर हम के.एम. मुंशी की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा रहन सहन है, हमारे रहन सहन के पीछे जो हमारी मानसिक सोच होती है, जो हमारी मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं, मतलब हम कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, किस चीज़ के पीछे क्या हम तर्क देते हैं, और यही चीज़ हमारी संस्कृति है, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा। अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको नॉर्मली संस्कृति का मतलब समझा देता हूँ, आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो, संस्कृति का मतलब सिंपल सा है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं, आखिर वो कौन से तरीके हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। संस्कृति में कई सारी बातें शामिल हैं, हमारा जो भोजन है वो शामिल है, हमारा धर्म भी संस्कृति में शामिल है, हम किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो प्रथाएँ हैं, हमारी जो भाषा है, हमारे जो विश्वास हैं, और हमारा जो भी कल्चर वगैरह है, मतलब जो भी हमारी कला वगैरह है, जो भी आर्ट वगैरह है हमारा, वो सब संस्कृति का हिस्सा होता है। तो इन सभी के आधार पर कहा जाए तो सिंपल सी बात है, हम किस तरह से, हमारा किस तरह का रहन सहन है, ये हमारी संस्कृति ही डिसाइड करती है। देखो, जो वेस्टर्न कल्चर है वो अलग है इंडियन कल्चर से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारत है, भारत की भाषा अलग है, और यूरोप, ब्रिटेन, यहाँ की भाषा अलग है। यहाँ का रहन सहन में जो हम किस तरह से के कपड़े पहनते हैं तो वो अलग है, खान पान अलग है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग संस्कृति को दर्शाती हैं। तो सिंपल सा है, संस्कृति का मतलब आपको समझ में आ गया कि संस्कृति का मतलब यही है कि हम किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समुदाय का कैसा रहन सहन है, वो किस तरह का पहनावा है, कौन सा धर्म है, कौन सी भाषा है, ये सारी चीज़ें संस्कृति में शामिल होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको संस्कृति मतलब समझ में आ गया होगा। अभी हम किताब के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो भारतीय और पाश्चात्य अनेक विद्वानों के अकॉर्डिंग इसको परिभाषित किया गया है संस्कृति को, इसको भी हम समझेंगे। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, हमने यहाँ पर हल्का सा इसे समझ लिया। आगे बात करें तो संस्कृति किसी भी देश, जाति या समाज की आत्मा होती है। उसमें उक्त देश, जाति या समाज के चिंतन मनन, आचार विचार, रहन सहन, बोली भाषा, वेशभूषा, कला कौशल आदि सभी बातों का समावेश होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी देश से संबंधित, किसी भी क्षेत्र से संबंधित जो समुदाय है, उसकी अपनी जाति, उसका अपना समाज, उस जो भी चिंतन मनन है, सोच विचार है, वहाँ की आचार विचार, रहन सहन, बोली भाषा, वेशभूषा, किस तरह के कपड़े का पहनावा है, कला कौशल क्या है, ये सारी बातें संस्कृति में शामिल हैं। पश्चिम में भी संस्कृति पर विभिन्न विद्वानों ने विशद विचार विमर्श किया है। कल्चर एंड अनार्की पुस्तक के लेखक मैथ्यू आर्नल्ड
लिखते हैं, किसी समाज और राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियां ही संस्कृति है। अब जो वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न जो विद्वान हैं पाश्चात्य, तो उनके द्वारा भी काफ़ी अध्ययन किया गया है कल्चर के ऊपर, और कल्चर के को उनके द्वारा भी परिभाषित किया गया है, जिसमें से एक मैथ्यू आर्नल्ड हैं जिन्होंने कल्चर एंड अनार्की पुस्तक लिखी थी। अगर हम इनके अनुसार बात करें तो किसी समाज और राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियां ही संस्कृति है। मतलब किसी समाज में जो सबसे अच्छी बातें हैं, जो उपलब्धियां हैं, वही संस्कृति है उस समाज की, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। इसके अलावा डॉक्टर वाइट हेड का मानना है, संस्कृति मानसिक प्रक्रिया है और सौंदर्य तथा मानवीय अनुभूतियों को हृदयंगम करने की क्षमता है। मतलब ये मानते हैं, जिस तरह से के एम मुंशी ने कहा था कि हमारी मानसिक सोच है, तो ये भी कहते हैं कि संस्कृति मानसिक प्रक्रिया है। मतलब इंसान के माइंड से ही सारी चीज़ें, रहन सहन वगैरह विकसित होता है, और यही उस समुदाय की संस्कृति कहलाती है। तो यहाँ अभी हमने संस्कृति से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, इसको देख लिया। मीनिंग को भी हमने समझ लिया कि संस्कृति का क्या मतलब होता है। बहुत ईजी है संस्कृति, मतलब कुछ खास इसमें हार्ड नहीं है। हमें यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति को एक मानने की भूल। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि बस ये आपको समझना है, ज़्यादा आपको इसमें घुसना नहीं है। ये जो पैराग्राफ है इसको मैं समझा देता हूँ क्या है। देखो, अब यहाँ पे आप संस्कृति को समझ गए। अब कई बार ना सभ्यता और संस्कृति में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो यहाँ ध्यान देना कि जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। सभ्यता एक बाहरी आवरण है और संस्कृति एक आंतरिक आवरण है। यहाँ पे आप इसको समझिए। जैसे कि हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उस सभ्यता की जो सबूत हैं वो दिखाई देते हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भवन हैं, जो दीवारें हैं, जो स्नानागार थे वहाँ पर, हमें वो दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं। तो सभ्यता जो है वो बाहरी चीज़ होती है जो दिखाई देती है। किस तरह से सभ्यता में, देखो सिंपल सा है कि किस तरह से आर्किटेक्ट बनाया गया है, महल किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मतलब घर बार कैसे बनाए जाते थे, ये सभ्यता थी। ठीक है, ये बाहरी आवरण हमें साफ तौर पर हम इसे देख सकते हैं। लेकिन जो संस्कृति है वो आचरण होती है, वो व्यवहार होती है, किस तरह की बोली भाषा है, वो संस्कृति का अंग होती है। तो सभ्यता और संस्कृति का आप मतलब समझ गए। सभ्यता एक बाहरी अंग है और संस्कृति एक रहन सहन से संबंधित चीज़ है। तो यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे। जैसे कि हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में क्या है कि सब बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है, सत्यमेव जयते की बात की जाती है। ये संस्कृति है, ये कोई दीवार है तो नहीं है, ये कोई महल तो नहीं है जिसे बनाया गया हो। और सभ्यता ना बदलती रहती है, संस्कृति लंबे समय तक चलती है। सभ्यता जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस टाइम अलग तरीके से घर बन रहे थे, आज अलग तरीके से बन रहे हैं। तो ये सभ्यता थी। और जो संस्कृति है, इस संस्कृति में जैसे कि हम मान लो, जैसे कि हम पूजा करते थे, हड़प्पा काल में भी शिवलिंग की पूजा की जाती थी, लेकिन आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये संस्कृति का अंग है। तो यहाँ पे आप हल्का सा समझ गए होंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस समझाना था मुझे आपको एक चीज़, सभ्यता और संस्कृति। तो यहाँ तक दोस्तों हमने संस्कृति को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, लेकिन बात मुख्य रूप से हमें करनी है कि वैश्वीकरण के साथ कैसा इसका रिलेशन रहा है, किस तरह से वैश्वीकरण ने इस पर प्रभाव डाला है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप पाश्चात्य जीवन दर्शन व्यक्ति केंद्रित तथा भोग प्रधान होता चला गया। ऐसे में संस्कृति का पतन की ओर जाना स्वाभाविक ही था। भारतीय संस्कृति जिन उदात्त जीवन मूल्यों के संरक्षण का पक्ष लेती है, वैश्वीकरण इस पाश्चात्य अवधारणा के प्रतिकूल है। अगर दोस्तों बात करें वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो मुख्य रूप से ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा तेज़ी से हुआ, जल्दी हुआ। जो यूरोपीय कंट्री हैं, जो अमेरिका है, यहाँ पर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ। अब यहाँ की अगर हम यहाँ का उदाहरण लें, तो वैश्वीकरण के प्रभाव के स्वरूप जो पाश्चात्य जो यूरोप है, या जो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो देश हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण का प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ का जो जीवन था वो भोग प्रधान हो गया। मतलब लोग बस सुख देखने लगे, अब उन्हें नैतिकता से कोई मतलब नहीं, बस अपनी खुशी से ही मतलब रहा। भोग प्रधान मतलब विलासिता का जीवन बढ़ गया, ऐशो आराम वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग ब्रांड के पीछे भागने लगे, तो खर्चा बढ़ गया लोगों का, लोगों की जीवन जो चल रहा था उसमें भोग प्रधान हो गई वो। तो और
जीवन जो दर्शन था वो व्यक्ति केंद्रित हो गया, मतलब अब प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा। अब ऐसे में संस्कृति का पतन की ओर जाना स्वाभाविक था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप यूरोपीय, अमेरिका, ये जो देश हैं, ये जो पाश्चात्य कंट्री हैं, देश हैं, यहाँ की जो संस्कृति है उसका पतन हुआ है। दूसरी तरफ भारत की जो संस्कृति रही है उसमें उदात्त जीवन मूल्य बहुत ज़्यादा है, नैतिकता बहुत ज़्यादा है भारतीय संस्कृति में, जो कि वैश्वीकरण की इस पाश्चात्य अवधारणा में नहीं है। मतलब वैश्वीकरण मुख्य रूप से यूरोपीय विचार है, यूरोपीय पूंजीवाद से संबंधित ही है वैश्वीकरण की धारणा भी, और इसमें ऐसे मूल्य नहीं हैं जो कि भारतीय संस्कृति से मेल खाते हों। ठीक है। इसके साथ ही 20वीं सदी के 9वें दशक में जब भारत में उदारीकरण, बाजारीकरण और वैश्वीकरण जैसी मान्यताएं जोर पकड़ने लगी, तो इसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति पर प्रदर्शन प्रियता, उपभोक्तावादी, विज्ञापन प्रभावित विचारधारा धीरे धीरे हावी होती चली गई। पश्चिम की उपभोक्तावादी मनोवृत्ति की वर्तमान में जियो जियो, खाओ पियो और मौज करो, इस्तेमाल करो और फेंको जैसी मान्यताएं धीरे धीरे भारतवासियों के चिंतन का अंग बनती चली गई। आधुनिकता के नाम पर ये समस्त मान्यताएं भारतीय जनजीवन में धीमे विष की तरह फैलने लगी। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखो 1990 के पश्चात 1991 में डायरेक्टली भारत ने के द्वारा नई आर्थिक नीति बनाई गई, मतलब नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत ही तेज़ी से उदारीकरण हुआ, बाजारीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, निजीकरण हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से 1991 के बाद भारत में की गई, क्योंकि 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति को अपना लिया था। ठीक है। अब इसी के चलते भारत में वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से हुआ और उसका परिणाम ये निकला कि भारतीय संस्कृति में कई सारे वेस्टर्न विचार सामने आ गए। जो वेस्टर्न जो विचार है, जैसे कि जियो, खाओ पियो और मौज करो, ये विचार सामने आ गया। इस्तेमाल करो और फेंको, मतलब यूज़ एंड थ्रो जैसी मान्यताएं भारत में भारतीय संस्कृति का अंग बनती चली गई। देखो सिंपल सी बात है, जियो, खाओ पियो और मौज करो का मतलब क्या है कि आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप उसकी केयर नहीं कर रहे, बस आप अपनी लाइफ की केयर कर रहे हो कि मुझे बस इंजॉय करना है। तो पहले जो भारतीय मूल्य थे जो नैतिकता से भरे पड़े थे, तो अब इसमें इसका ह्रास हुआ। जियो, खाओ पियो और मौज करो, इसमें क्या है कि जो नैतिकता से संबंधित जो मूल्य थे, जो परिवार से संबंधित जो मूल्य थे, उनमें कमी आई। इसके साथ ही इस्तेमाल करो और फेंको, मतलब जैसे कि अभी हम डिस्पोज़ल की ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, हालांकि बैन लग गया है इनके ऊपर तब भी, लेकिन ये जो डिस्पोज़ल अभी चल रहा था इतनी तेज़ी से, आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा। तो ये क्या है, ये जो विचार है हमारे यहाँ फैल गया है कि इस्तेमाल करो और फेंको। हम काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाला विचार हमारे माइंड में काफ़ी अच्छे से आ चुका है हमारी संस्कृति में। और हमारे लिए काफ़ी हमें ये ईज़ी लगता है कि कोई भी सामान है, यूज़ किया, ठीक है, यूज़ किया, ख़राब हो गया तो उसे फेंको। जैसे कि बहुत सारे जो चाइना के मोबाइल आते थे वो बनते भी नहीं थे, तो यूज़ किया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और फिर उसके बाद बेकार है वो, फेंको उसको। तो ऐसी चीज़ें भारतीय संस्कृति का अंग बनती चली गई, जो कि भारतीय संस्कृति का अंग नहीं थी। पहले हम लोग डिस्पोज़ल की ग्लास वगैरह की जगह, डिस्पोज़ल के जो पत्तल होते हैं उसकी जगह हम नॉर्मली पत्ते के जो पत्तल होते थे, जो कि काफ़ी अच्छे से कंपोज़ हो सकते थे, उनका यूज़ करते थे। इसके साथ ही वैश्वीकरण का एक प्रभाव ये पड़ा भारतीय संस्कृति पर कि अब भारतीय संस्कृति उपभोक्तावादी हो गई। उपभोक्तावादी का मतलब ये है कि हर इंसान एक दूसरे से मतलब कमाने की ही सोच रहा है, एक दूसरे को मतलब एक कस्टमर की तरह देखता है। हर एक इंसान दूसरे से जितना ज़्यादा कमा सके ऐसा सोचता है। विज्ञापन प्रभावित हो गए। विज्ञापन प्रभावित का मतलब है कि विज्ञापनों का बोलबाला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है आज के टाइम पर। एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोग विज्ञापन से प्रभावित होकर कई कई चीज़ों को खरीदते हैं, जो लोग जानते भी नहीं हैं कि ये चीज़ है क्या, लेकिन विज्ञापन से प्रभावित होकर, एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होकर लोग उस चीज़ को भी खरीदते हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं होती उसको भी। तो ये साफ तौर पर भारतीय संस्कृति पर प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पे आपने इसको देख लिया, और जो मैं समझा रहा हूँ आप अपने समझ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अरेंज करके आप जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है तो आप पॉइंट करके भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैं समझाता हूँ तो मैं कई सारे पॉइंट बता देता हूँ।
भारत का नव विकसित मध्यम वर्ग पश्चिम की चकाचौंध की तरफ तेजी से आकर्षित हुआ है। देखो, अब वैश्वीकरण का एक परिणाम ये निकला संस्कृति पर भारत की, कि जो भारत का जो मध्यम वर्ग है वो पश्चिम की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया। जो पश्चिम में जो मतलब पश्चिम में जो तरक्की है उसको देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ है। कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाने की होड़ ने संस्कृति के विभिन्न तत्वों का गला घोंटना शुरू कर दिया है। अब संस्कृति के जो बहुत सारे जो अंग थे, जैसे कि किसी को धोखा ना दिया जाए, जो मूल्य थे, जो वैल्यूज़ थी, अब वो ख़त्म होती जा रही हैं कि हमें बस जल्द से जल्द अमीर बनना है, जल्द से जल्द पैसा कमाना है। इसके साथ ही संस्कृति की वाहक कलाएं, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि इस पाश्चात्य आक्रमण से छटपटाने लगी हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो संस्कृति है, जैसे कि जो संस्कृति के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि कलाएं, आर्ट, तो भारत के जो खुद के जो आर्ट हैं, कलाएं हैं, जो साहित्य हैं, जो संगीत हैं, भारत के खुद के जो नृत्य वगैरह हैं, क्लासिकल डांस वगैरह हैं, इन सब पर एक तरह से वैश्वीकरण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इनकी अहमियत कम हुई है। साहित्य सृजन बाजार उन्मुख होता चला गया है। जो बिकता है वह छपता है के नए सिद्धांत के अनुसार साहित्य का प्रकाशन होने लगा। शास्त्रीय संगीत और नृत्य के स्थान पर कान फाड़ू, पॉप म्यूज़िक और उत्तेजक कामुक कैबरे जैसे नृत्य ने ले लिया है। मतलब यहाँ पे जो शास्त्रीय संगीत जो नृत्य था उसकी जगह दूसरे जो म्यूज़िक हैं, उत्तेजक जो कामुक कैबरे नृत्य हैं, इन्होंने उसका स्थान ले लिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो साहित्य वगैरह है उसका सृजन बाजार उन्मुख हो चुका है। सिंपल सी बात है कि अब भारत में ऐसी चीज़ें लिखने का प्रयास किया जाता है जो बाज़ार में अधिक से अधिक बिकें, जिनकी बिक्री ज़्यादा हो सके। पहले उद्देश्य ये होता था कि लोगों को जानकारी मिले या एक सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए, एक उद्देश्य होता था हर चीज़ के पीछे। लेकिन अब उद्देश्य होता है मेनली कि ये जो भी बुक मैं लिख रहा हूँ, छाप रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दे। तो जो बिकता है वही छपता है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो कई सारे जो सिद्धांत हैं वो सामने आ गए हैं कि अब सजावट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, चाहे सामान चाइना का ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थान पर कामोत्तेजक प्रदर्शन होने लगे हैं। कामोत्तेजक प्रदर्शन का मतलब है ऐसे जो कुछ ऐसे प्रदर्शन या कार्यक्रम होते हैं अब सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति के लिए सही नहीं है। मंच पर सुनवाई जाने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं का स्थान फूहड़ और अश्लील चुटकुले नुमा कविताओं ने ले लिया है। संस्कृति की वाहक संस्कृत भाषा और उसकी बेटियां, संस्कृत भाषा और उसकी बेटियां मतलब जो अन्य स्थानीय भाषाएं भारत की, वो विभिन्न भारतीय भाषाओं की तीव्र उपेक्षा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला हो गया है। देखो, भाषा भी संस्कृति का एक अंग है, तो भाषा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय जीवन मूल्य और संस्कृति पर संकट के बादल मंडराना तो स्वाभाविक ही था। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में बात करना अनपढ़ और मूर्ख होने की निशानी माना जाने लगा है। आज वैश्वीकरण ने हमारी मानवीय संवेदना भावना को पैसे से आंकना और मापना शुरू कर दिया है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि वैश्वीकरण के कारण आज जो वैल्यू है उसमें पैसे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और पैसे से ही हर व्यक्ति की एक तरह से जांच की जाती है। तो यहाँ पे अभी हमने दोस्तों संस्कृति को यहाँ तक अभी थोड़ा काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसे। संबंधों के निर्धारण और पालन में भी व्यावसायिकता प्रवेश कर गई है। अब अभी हम किसी से दोस्ती करते हैं या अगर हम किसी से मतलब रिलेशन बनाते हैं तो उसमें मेनली हम व्यावसायिकता को पाते हैं। व्यावसायिकता मतलब हम एक बिजनेसमैन या बिजनेस देखने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इसके साथ दोस्ती रखते हैं तो हमें ये बेनिफिट हो सकता है। या व्यावसायिकता आप देख सकते हो, आज के संबंधों के निर्धारण में हम व्यावसायिकता देख सकते हैं। उपहारों का लेन देन बाजार द्वारा नियंत्रित निर्देशित होने लगा है। मतलब भ्रष्टाचार एक तरह से कह सकते हो होने लगा है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो बाजार नियंत्रित करता है। जो मार्केट है उसके द्वारा ज़्यादातर चीज़ें मतलब निर्धारित की जाने लगी हैं। इसके साथ ही भारतीय पर्व त्योहार पाश्चात्य दिवसों, कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ज़्यादातर जो पाश्चात्य जो यूरोपीय कल्चर वगैरह है वो ज़्यादा आ रहा है भारत में। जैसे कि अब भारतीय पर्व से ज़्यादा मतलब भारतीय पर्व की जगह जैसे कि बहुत सारे वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर डे इत्यादि यहाँ पर मनाए जाने लगे हैं।
इस प्रकार वैश्वीकरण ने भारत में संस्कृति की जड़ें खोदने का काम किया है। भारत में पिछले 4 दशकों में फली-फूली अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने अपना रंग दिखाया और आज का भारतीय युवा भारतीय संस्कृति को दरियानु दरियानुसी, रूढ़िवादी, संकीर्ण तथा जड़ मानकर उसकी उपेक्षा करने लगा है। तो देखिए दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति पर इतना प्रभाव डाला है कि आज भारतीय संस्कृति में मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, मतलब बहुत सारी पाश्चात्य संस्कृति की चीज़ें भारतीय संस्कृति में शामिल हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो आज का युवा है उसे ही लगता है कि जो भारतीय संस्कृति रही है वही बेकार है। तो ऐसा भी माइंड में बहुत लोगों के भर चुका है कि जो भारतीय संस्कृति है वो अच्छी नहीं है या बेकार है, वो वेस्टर्न के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकती है, वेस्टर्न कल्चर के सामने। तो ऐसा भी माना जाने लगा है, जो कि बहुत ही गलत है। और यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी काफ़ी बातें। तो इस तरह एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति के ऊपर देखा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली वैश्वीकरण और संस्कृति की। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण और साहित्य की। तो वैश्वीकरण और साहित्य, तो पिछले 4 दशकों में हिंदी में साहित्य रचना दिन दूनी रात चौगुनी हुई है। हिंदी में साहित्यकारों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। साहित्य की सभी विधाओं में विपुल सामग्री रची गई, जो कि अत्यंत हर्ष की बात है। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम कुछ दशकों की बात करें तो कुछ दशकों में हिंदी साहित्य की रचना में काफ़ी तेज़ी आई है। ठीक है, हिंदी भाषा में साहित्य की रचना, किताबों की रचना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले। वैश्वीकरण ने संस्कृति की भांति साहित्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, लेकिन फिर भी दोस्तों वैश्वीकरण ने संस्कृति की ही तरह साहित्य को भी प्रभावित किया है, जो कि नकारात्मक रूप में ही किया है। सभी क्षेत्रों की भांति साहित्य के क्षेत्र में भी बाजार ने अपनी विनाशकारी भूमिका निभाई है। सिंपल सा कहने का अर्थ यही है कि साहित्य की रचना तो बढ़ गई है, लेकिन साहित्य किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है। और अगर हम कंपैरिजन करें हिंदी साहित्य का और अंग्रेजी साहित्य का भारत में, तो उस हिसाब से देखें तो अंग्रेजी साहित्य बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। अंग्रेजी साहित्य का मतलब है अंग्रेजी में कितनी ज़्यादा किताबें लिखी जाने लगी हैं, अंग्रेजी में ही ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाने लगी हैं। तो साहित्य पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह भी सही है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप प्रकाशन की तकनीक अत्यधिक उन्नत हुई है। पुस्तकों के प्रकाशन में, प्रस्तुतिकरण में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है। बाजार की चमक दमक, पुस्तकों के बाहरी आवरण, चिकनी चमकदार कागज, रंगीन छपाई आकर्षक चित्र के रूप में दिखाई देती हैं। यह पुस्तक का शरीर है। पुस्तक की आत्मा होते हैं उसमें लिखे शब्द। उन शब्दों में व्यक्त मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं। भौतिकवादी दृष्टि, प्रदर्शन प्रियता और कृत्रिम जीवन शैली ने साहित्य रचना के विषयों को भी प्रभावित किया है। क्योंकि समाज का दर्पण होता है, इसलिए समाज में होने वाले परिवर्तन साहित्य में परिलक्षित होते ही हैं। हिंदी साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। साहित्य पर सबसे बड़ा संकट यह आया है कि मशीनी होते हुए मानव जीवन तथा आधुनिक उपकरणों जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, सोशल मीडिया आदि ने आज के भीतर भारतीय मध्यम वर्ग को इतना आकर्षित किया है कि उसके पास साहित्य को पढ़ने का समय ही नहीं बचा है। पुस्तकें खरीदने और पढ़ने की संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप एक सकारात्मक प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिलता है कि जो छपाई है किताबों की, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। साहित्य जो रचना है उसकी जो संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन फिर भी असली जो चीज़ होती है किसी भी साहित्य की, वो होती है उसके शब्द। आज अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग इतनी अच्छी होने लगी है कि अगर आप बाहर से कोई किताब देखते हैं, चाहे वो हिंदी की किताब हो, किसी की भी हो, तो उसकी चमक धमक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो हमें बाहरी अगर हम उसका कवर देखते हैं तो लगता है कि इसमें हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम चाहते हैं। किताब बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि अगर हम अपने सिलेबस की भी किताब खरीदते हैं नॉर्मली बाज़ारों में, तो आप पाओगे कि आपको अपने सिलेबस का बिल्कुल डिट्टो नई किताबें आपको देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा कि अरे मैं किताब पढ़ लूँगा तो पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और कुछ इधर-उधर हमें भागने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में वही है कि कॉपी पेस्ट होता है वहाँ पर किताबों में, जो कि नहीं होना चाहिए। और किताबों में वही होता है कि कहीं से कहाँ कुछ भी उठा के डाल दिया जा रहा है आजकल, जो कि
साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सही नहीं है, एक नकारात्मक प्रभाव है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो साहित्य होते हैं वो हमें बहुत कुछ बताते हैं समाज के बारे में, लेकिन वैश्वीकरण के कारण सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी से इंटरनेट के माध्यम से लोग सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए अब लोग किताब या पुस्तक खरीदने के शौकीन उतने नहीं हैं। अब वो मोबाइल पर ही सारी चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं। आज विद्यार्थी पढ़ने के नाम पर पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ते, अतिरिक्त पठन का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में प्रकाशित होने वाली हिंदी साहित्य की पुस्तकें या तो पुस्तकालयों में धूल फांकती नजर आती हैं या प्रशासकों के गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ती रहती हैं। कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने साहित्य के पंख ही काट दिए हैं और उसे आकाश की बुलंदियों से नीचे गिराकर ज़मीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया है। अगर दोस्तों पहले की बात करें, मोबाइल से पहले की बात करें, तो लोग काफ़ी शौकीन हुआ करते थे किताबें पढ़ने के। साहित्य वगैरह लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ा करते थे। जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे वो भी कई सारी किताबें नॉर्मली पढ़ा करते थे, ठीक है। लेकिन आज क्या है, लोग कोई भी कहानी देख लेते हैं मोबाइल पर ही, सोशल मीडिया पर ही कुछ पढ़ लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो साहित्य पढ़ने की जो शौक़ था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। और वैसे भी यहाँ पे कहा गया है कि जो आज के विद्यार्थी हैं, सही बात है, आज के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी जो स्कूल में जो या कॉलेज में जो सिलेबस है उसी को सही से नहीं पढ़ते, तो वो अलग से कोई किताब कहाँ पढ़ेंगे। साहित्य शब्द साहित्य। अब अगर तो यहाँ तक हमने दोस्तों वैश्वीकरण और साहित्य को काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा वो साहित्य और वैश्वीकरण से संबंधित था कि वैश्वीकरण के ऊपर साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा है। अब साहित्य का थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बता देता हूँ मैं, बहुत लोग हो सकता है नहीं जानते हों। तो देखो दोस्तों, साहित्य शब्द साहित्य के मेल से बना है, अर्थात साहित्य वह है जो हित की बात करे, जो व्यक्ति का मार्गदर्शन करे, उसका उन्नयन यानी कि उसको उन्नति की राह दिखाए, उसकी जीवन दृष्टि को उदात्त बनाए, उसे सीमित संकुचित सोच से ऊपर उठाकर विश्व मानव बनाए, उसके भीतर संवेदनाएं भावनाएं उद्दीप्त करे, उसे पशु से ऊपर उठाकर सुसंस्कृत मानव बनाए। मतलब साहित्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है समाज में सुधार लाने का या समाज को जागरूक बनाने का, ठीक है। साहित्य को आप कहानी लेखन के रूप में समझ सकते हैं, जो मैगजीन होती हैं उनके रूप में समझ सकते हैं, जो कि लोगों को सामान्य जानकारी दें, लोगों को जागरूक बनाएं। किसी देखो मुद्दे पर जब आप लेख पढ़ते हैं, जैसे कि पानी का संकट पैदा हो सकता है भविष्य में, तो कई सारे राइटर इस मुद्दे को लेकर कई सारी बातें लिखते हैं, तो ये साहित्य का ही अंग है। तो यही है साहित्य, आप इसे किताबों के रूप में भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।